हकीकत में भारत से पानी जाता रहा और पाकिस्तान से युद्ध और आतंकवाद आता रहा। लेकिन ये सिद्धांतों पर आधारित भारत की सोच ही थी जिसने घाटा उठाकर भी पड़ोस की जनता को क्षति नहीं होने दी। आदर्शवाद इसलिए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बाद में यह समझ में आ गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जाने का कोई परिणाम नहीं आया, और फिर पाकिस्तान के बारे में भी उन्हें महसूस हुआ कि उसके लिए चाहे जो भी किया जाए, पाकिस्तान भारत विरोध से बाज नहीं आएगा। भारतीय विदेश नीति के अति नैतिक आदर्शवाद का एक और उदाहरण जम्मू कश्मीर के बारे में अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान में शामिल करना था। 17 अक्टूबर 1949 को भारतीय संविधान में शामिल इस अनुच्छेद ने पाकिस्तान को हमेशा के लिए एक कूटनीतिक हथकंडा थमा दिया। तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और तत्कालीन कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इससे बचने की सलाह दी थी, लेकिन नेहरू पार्टी और सरकार को समझाने में सफल रहे थे। भारत के इसी आदर्शवाद का एक और नमूना था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का। 1950 में अमेरिका में सत्ता के गलियारों में भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता देने की बात चल रही थी। अमेरिका चाहता था कि चीन की जगह भारत को दी जाए, लेकिन भारत ने इसमें रुचि नहीं दिखाई और कहा कि वो सीट चीन को ही दी जानी चाहिए। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के मामले में जापानी उपनिवेशवाद से मुक्त हुए चीन के प्रति भारत का ये प्रेम सरदार पटेल सहित कई भारतीय राजनेताओं को खला था। जब हमको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट ऑफर हुई तो हम जाके कहा नहीं नहीं हमें नहीं देना, चाइना की जरूरत है और चाइना ज्यादा डिजर्विंग है, इसको दीजिए। आप सोचें कि अगर हम उस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हो तो जो अब हम कोशिशें कर रहे हैं पिछले 70-75 साल से, उसकी जरूरत नहीं होती। और हमारी गिनती, हमारी गणना दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण देशों में 1950 से ही शुरू हो जाती, और उसका कई फायदे होते कि जब आप सिक्योरिटी काउंसिल में 5 बड़े बड़े देशों में से एक हैं तो आपकी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस जल्दी हो जाती, इन्वेस्टमेंट्स आनी शुरू हो जाती, और आपका हर इम्पोर्टेंट इशू पे आपकी राय ली जाती, जिसमें आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो रखते ही, और अपना जो नीड्स हैं, अपने जो एम्बिशंस हैं वो भी शेयर करते, ताकि जो प्रोग्रेस में हमको 75 साल लगे शायद वो 20-25 साल में हो जाती। एक बार तत्कालीन सोवियत संघ की तरफ से भी भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलने का प्रस्ताव आया। पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा ने हाल ही में छपी अपनी किताब में लिखा है कि 1955 में जब सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के तत्कालीन प्रथम सचिव निकिता क्रुश्चेव और प्रधानमंत्री निकोलाई बुल्गानिन भारत आए थे तो उन्होंने भारत को सुरक्षा परिषद के 6ठे स्थायी सदस्य के रूप में लाने का प्रस्ताव दिया था। चीन के साथ दोस्ती की चाह और तत्कालीन स्थितियों का हवाला देकर भारत ने उसे भी ठुकरा दिया था। इसी तरह सोवियत यूनियन में क्रुश्चेव और बुल्गानिन आए थे 1955 में। मैंने किताब में लिखा है, शायद पहली बार ये आया है कि उन्होंने भी सिक्योरिटी काउंसिल सीट ऑफर की थी। तो इंडिया का जो रोल था, चाहे वो महात्मा गांधी के कारण हो या बाकी लीडर्स के कारण हो, वो एक यूनिक रोल था। 1956 में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर के साथ बातचीत में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि चीन के साथ लड़ाई मोल नहीं लेने का यही तरीका है कि उसके पास सुरक्षा परिषद की सीट जाने दो। भारत को विश्वास था कि 1954 में चीन के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर और सुरक्षा परिषद के लिए सहयोग के बाद दोनों के बीच युद्ध नहीं होगा। सच बात तो ये है कि 1949 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता में आने के बाद भारत चीन के प्रति लगातार सहयोगात्मक बना रहा, तब जब पूरी पश्चिमी दुनिया चीन से दूरी बनाकर चल रही थी। लेकिन चीन का हृदय छोटा था और सहयोग की भावना तो उसमें जरा भी नहीं थी। 1962 में चीन भारत के नामकाचू इलाके में घुस आया और वहां से उसे निकालने में भारतीय लगे ही थे कि 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत में कई हिस्सों पर हमला कर दिया। हमारी विदेश नीति और सबर नीति पूरी तरह धोखा खा गई। ना नेहरू समझ पाए, ना तत्कालीन विदेश सचिव एमजे देसाई भाप पाए और न ही तत्कालीन थल सेना अध्यक्ष जनरल प्रेमनाथ थापर को इसकी जरा भी आशंका थी।
विदेश नीति के मामले में भारत शैशव काल में था। सबका अच्छा सोचने की बात हमारी विदेश नीति का अहम हिस्सा थी, लेकिन जब चीन ने भारत पर हमला किया तो किसी भी देश ने चीन की निंदा तक नहीं की, ना तो अमेरिका, ना सोवियत संघ और ना ही गुटनिरपेक्ष देश। हालांकि 10 दिसंबर 1962 को कोलंबो में मिस्र, कंबोडिया, श्रीलंका, बर्मा, घाना और इंडोनेशिया के प्रतिनिधि मिले थे। उन्होंने चीन से 20 किलोमीटर पीछे जाने की अपील की, लेकिन चीन को युद्ध से कोई आपत्ति नहीं थी। जो नॉन अलाइंड 62 तक थी और जिसमें पूरा